हम सब ने बचपन में अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पी है, कभी मैंगो फ्रूटी, कभी लिम्का, कभी कोको कोला, जैसा कई सारे ब्रांड्स हुआ करते थे। लेकिन हमें इनके पीछे की पॉलिटिक्स, ईगो और कट थ्रोट कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, जहाँ पे कई सारे प्लेयर्स आए और मार्केट छोड़ के चले भी गए और उसमें से सिर्फ कुछ ही सरवाइव कर पाए। तो इस वीडियो में हम पूरा टाइम ट्रैवल करेंगे इंडिया का पूरे कोला वॉर्स के ऊपर। तो इंडिया में जो ड्रिंक्स की शुरुआत होती है वो सबसे पहले मुंबई में 1837 में किया था हेनरी रोजर्स ने, रोजर्स नाम का एक सोडा ड्रिंक बना के। इसके बाद वो मार्केट में काफ़ी चलने लगा। तो इनको देख के कुछ पारसी बिजनेसमैन ने सोचा कि हम भी बिजनेस करना शुरू करते हैं, क्योंकि पारसी बिजनेस के लिए बड़े मशहूर हुआ करते हैं। तो इसके बाद 1886 में आता है पल्लूंजी सोडा। इसके एक साल बाद आता है एदेशिर सोडा और वहीं 1889 में दिनशवाजी ने ड्यूक सोडा लॉन्च किया। इंडिया में इन्हीं ब्रांड्स में बड़ा कंपटीशन चल रहा था। और वहीं हम यूएस की बात करें तो कोक और पेप्सी के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन वहां चल रहा था। बहुत सारे ब्रांड्स और भी आते जा रहे थे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इन ब्रांड्स के साथ तो कंपटीशन था ही, कुछ रीजनल प्लेयर्स भी थे, जैसे कि साउथ इंडिया में काली मार्क नाम का। टाइम बीतता गया और भारत 1947 में आज़ाद हो गया। और यहाँ पे कुछ रीजनल प्लेयर्स और कुछ बड़े प्लेयर्स के बीच में अभी भी सोडा के लिए फाइट चल रही थी। इंडिया में ज़्यादातर बंटा सोडा और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही मिला कर रहे थे उस समय तक। लेकिन अब समय था कि नए प्लेयर्स के मार्केट में आने का, और पेप्सी और कोको कोला भारत में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। तो क्या वो भारत के मार्केट में सर्वाइव करते या यहाँ पे कुछ कंपटीशन उन्हें फेस करना था? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्डिंग है पार्ले ग्लूको की, जिन्होंने भारत का सबसे फेमस बिस्किट पार्ले जी बनाया था। और साल 1949 में इन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इस कोला मार्केट में एंट्री करने वाले हैं और उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया ग्लूको कोला। लेकिन यहाँ पे कोको कोला ने उससे पहले ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया था, तो उन्हें प्रॉब्लम था इसकी वजह से। तो यहाँ पे पार्ले को अपना नाम चेंज करना पड़ा और पार्ले ने यहाँ पे अपना नाम रखा पार्ले कोला। लेकिन अभी भी कोको कोला की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर और सारे फाइट्स किए इंडिया में और यहाँ पे पार्ले को अपना ब्रांड वापस लेना पड़ा। और अब तक यहाँ पे कोको कोला भी मार्केट में आ चुका था भारत में, और इसके साथ ही साथ पेप्सी भी इंडिया के मार्केट में आ चुका था। तो जो इसकी हम बात कर रहे थे कि दो बड़े जाइंट प्लेयर्स इंडिया में आ चुके थे पूरा मार्केट कैप्चर करने के लिए। लेकिन अभी भी एक इंडियन प्लेयर था जो कि हार मानने वाला नहीं था। ये हम बात कर रहे हैं पार्ले की। पार्ले ने अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च किया, गोल्ड स्पॉट नाम का, और इसको बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर तुरंत हो गया, क्योंकि पार्ले का एक ब्रांड पार्ले जी तो चल ही रहा था मार्केट में, तो बहुत इजीली ये पॉपुलर हो गए। और वहीं अगर हम बात करें, कोको कोला ने भी अपना इंडिया में मार्केट बनाना तैयार कर दिया था। धीरे धीरे ये भी इंडिया में फेमस होता जा रहा था और पेप्सी भी अपनी मार्केट भारत में बनाता जा रहा था। लेकिन इस बार जो गोल्ड स्पॉट पार्ले ने लॉन्च किया था वो एक ऑरेंज ड्रिंक था, इसलिए बच्चों में खासा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश था। और इस वजह से जो हम बड़ी फाइट एक देखने वाले थे कोको कोला और पेप्सी के बीच में भारत में, वो फाइट बदल गई थी कोको कोला और पार्ले के बीच में। और पेप्सी यहाँ पे कुछ पिछड़ता नजर आ रहा था इस भारत के बड़े मार्केट से। धीरे धीरे जब वो काफी लॉसेस में आने लगे तो पेप्सी ने डिसाइड किया कि वो भारत का मार्केट अब छोड़ने वाले हैं। लेकिन पार्ले यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। उन्होंने और ज्यादा कंपटीशन को आगे बढ़ाने की सोची और पार्ले ने यहाँ पे एक नया ब्रांड और लॉन्च किया, लिम्का। लिम्का मोस्टली फीमेल्स को देख के बनाया गया था और इसको फीमेल्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर किया गया। और यहाँ पे इन्होंने अपनी गोल्ड स्पॉट की सेल्स बढ़ाने के लिए इन्होंने रेखा के साथ भी एक अपना फोटो शूट कराया, जो कि इंडिया मार्केट में निकालने के बाद काफ़ी और ज़्यादा फेमस होने लगा। तो यहाँ पे पार्ले अपनी और ज़्यादा पकड़ बनाता जा रहा था कोको कोला के सामने। अगर हम यहाँ पे पार्ले की स्ट्रैटेजी समझे तो कोको कोला के सामने कोला ड्रिंक उन्होंने अब नहीं लॉन्च किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम फेस टू फेस कंपटीशन करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे वो लिम्का नाम का वाइट ड्रिंक बना रहे थे, गोल्ड स्पॉट नाम का ऑरेंज ड्रिंक बना रहे थे, लेकिन अभी वो कोक टाइप का कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं लेके आने वाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट अभी चेंज होने वाला था और अब हम आ चुके थे 1973 तक। इस समय इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी। ये साल भारत के लिए बड़ा मुश्किल भरा था, क्योंकि उस समय भारत में सूखा पड़ा हुआ था, दुनिया में ऑयल की क्राइसिस चल रही थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी बहुत ही वीक थी। तो इंदिरा गांधी को कुछ ऐसे स्टेप लेने थे जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ी रिवाइव किया जा सके और भारत के बाहर पैसा थोड़ा कम जाए। तो यहाँ पे उन्होंने एक रूल पास किया कि कोई भी बाहरी कंपनी का भारत में स्टेक 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम कोला मार्केट की बात करें तो पार्ले और कोको कोला के बीच में एक बड़ी फाइट चल रही थी। कोक नंबर 1 पे था, पार्ले अपने सेकंड नंबर पे बना हुआ था।
तो इस नए लॉ का मतलब ये था कोको कोला को अब आने वाले समय में अपना स्टेक घटा के 40% तक लेके आना था। कोको कोला अभी डिस्कशन में ही था, गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन कर रहा था कि क्या और बेस्ट किया जा सकता है। उसी समय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में यहाँ पे इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी के लगते ही भारत का पूरी तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका था, लेकिन पार्ले यहाँ पे अब भी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी नंबर 1 बनने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने अपना माजा लॉन्च किया। माजा हम सब ने जरूर पिया है और वो बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक इनके तरफ से था। लेकिन यहाँ पे 1977 में इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की जाती है, फिर से भारत में इलेक्शन होता है और ये साल पूरी तरह से भारत की कोला इंडस्ट्री को चेंज करने वाला था। नए इलेक्शन में जनता पार्टी की सरकार बन के आती है और मोरारजी देसाई जी यहाँ पे भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी। ये इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते थे और इस गवर्नमेंट के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर बनते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने सोचा कि यहाँ से कोको कोला को भारत से बाहर किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे 2 नए लॉ बनाए कि किसी भी बाहरी कंपनी को अपना स्टेक 40% से कम रखना होगा और कोको कोला को अगर भारत में रहना है तो उन्हें जो अपना सीक्रेट फ्लेवर है वो रिवील करना पड़ेगा इंडियन कंपनीज के साथ, क्योंकि इनको ये चीज पता था कि कोको कोला कभी भी अपना सीक्रेट फ्लेवर रिलीज नहीं करेगी इंडियन मार्केट में। तो उन्होंने इतना हार्ड डिसीजन इसीलिए लिया था। कोको कोला ने भारत में अपना पूरी तरह से ऑपरेशन बंद कर दिया। 22 फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और 10,000 लोग करीब बेरोजगार हो चुके थे भारत में। यहाँ पे लोग पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस के घर के सामने भी कि आप कोको कोला को वापस लाइए, क्योंकि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन यहाँ पे जॉबलेस हो चुकी थी। जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ पे इंडिया में अपील करते हैं कि भारत के 90% गाँव में आज पीने का साफ पानी भी नहीं आता है और वहाँ तक कोको कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज पहुँच गई हैं। तो क्या हमारे लिए यहाँ ज़रूरी है, कोको कोला या पेप्सी या साफ पानी? तो कुछ इस तरह की अपील जॉर्ज फर्नांडिस करते रह रहे थे। सरकार के सामने यहाँ पे ये भी दबाव था कि 10,000 लोगों को किसी तरह से कोई नौकरी दी जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नए इश्यूज सामने आते जा रहे थे कि पंजाब से स्मगल होकर कोक भारत में आ रही थी और वो 3 गुने रेट में बिकने लग रही थी। सरकार को पता था कि कोको कोला का कुछ हमें अल्टरनेटिव देना होगा, तो यहाँ पे सरकार ने अपनी खुद की कोला ड्रिंक लॉन्च करी 777। 777 का मतलब था कि इमरजेंसी का हटना और कोको कोला का भारत से बाहर जाना। लेकिन यहाँ पे 777 का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा लोगों को किसी भी तरह वो कोको कोला से सिमिलर नहीं लग रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट की बनाई हुई कोला मार्केट में फेल होती जा रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्योर ड्रिंक्स को कांटेक्ट किया कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में वो एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरी तरह से इंडिया में। लेकिन प्योर ड्रिंक्स चाहती थी कि वो खुद का अपना एक ड्रिंक निकाले और प्योर ड्रिंक्स ने मार्केट में यहाँ पे अपना कैंपा कोला लॉन्च किया, जो कि गवर्नमेंट की जो 777 थी उससे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और मार्केट में काफी अच्छा कैंपा कोला ने मार्केट अपना बनाना चालू कर दिया था। लेकिन पार्ले को ये चीज अभी तक समझ में आ चुका था कि अब हमारे सामने भारत में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो पार्ले कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वो सालों तक भारत के मार्केट पे राज कर सके। जो कि कोको कोला का मार्केट खाली हुआ है उसको पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते थे। पार्ले चाहती थी कि वो इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना ड्रिंक लॉन्च करे और यहाँ पे इन्होंने अपना एक नया ड्रिंक लॉन्च किया, थम्स अप। थम्स अप में यहाँ पे इन्होंने बी नाम हटा दिया और थम्स अप हो गया, ताकि वो चाहते थे कि नाम कुछ बदला जाए भारत में और उसका एक प्योर सक्सेस भारत में दिलाई जाए। जैसा पार्ले चाहती थी मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही लॉन्च हुआ थम्स अप, उसने यहाँ पे कोको कोला की जगह पूरी तरह से ले ली और ये तुरंत मार्केट में हिट हो चुका था भारत के। अब यहाँ पे पूरी मार्केट की फाइट थम्स अप और कैंपा कोला के बीच में थी। कैंपा कोला ने यहाँ पे कई स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए। उन्होंने अपने 200 ml का प्राइस घटा दिया। लेकिन पार्ले यहाँ पे एग्रेसिव खेलना चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत की वो लीडर बन जाए तुरंत। तो यहाँ पे उन्होंने अपना महा कोला लॉन्च कर दिया। उन्होंने 200 ml से बड़ी बॉटल लॉन्च कर दी उसी सेम प्राइस में, और ये एक अग्रेसिव मार्केटिंग थी जिसमें पार्ले फिर से सक्सेसफुल हुआ। और पार्ले समय बहुत क्लोज था मार्केट लीडर बनने के भारत में। लेकिन यहाँ पे कुछ नए छोटे छोटे प्लेयर्स भी आने लगे, जैसे कि टेरिडो नाम का ब्रांड आने लगा, उसके बाद डिक्सी कोला आने लगा और साथ ही कुछ रीजनल प्लेयर्स भी मार्केट में आने लगे, जैसे कि बोवोटो और सोसियो। और इसी नई मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए यहाँ पे विजय माल्या ने भी अपना कोला लॉन्च किया, थ्रिल कोला नाम का। यहाँ पे पार्ले को समझ में आ रहा था कि अब रीजनल प्लेयर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो अपनी उन्हें ब्रांडिंग ऐसी करनी थी कि वो मार्केट के टॉप लीडर बन जाए। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स मार्केट में लॉन्च किए। सबसे पहला इन्होंने जिंग थिंग नाम का एक एड कैंपेन लॉन्च किया अपने गोल्ड स्पॉट के लिए, जो कि टारगेटेड था यूथ के लिए। और उसके बाद लाइम एंड लेमनी एड कैंपेन लॉन्च किया गया लिम्का के लिए, सलमान खान के साथ। और इसके साथ यहाँ पे पार्ले ने एक और ड्रिंक लॉन्च किया सिट्रा नाम का, जिसका यहाँ पे थीम था कि सुपर कूलर, बहुत ज्यादा ठंडा ये ड्रिंक के नाम से मार्केट में इसको लॉन्च किया गया।
Citra Super Cooler. Citrus Super Cooler. पार्ले यहाँ पे नए नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स निकाल रही थी। एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट कैंपेन उन्होंने फिर लाया, टेस्ट द थंडर, जो कि आज भी बड़ा ही फेमस इनका एड कैंपेन है। कोको कोला के बाहर जाने के बाद पेप्सी को फिर समझ में आ रहा था कि भारत में स्पेस बहुत खाली है, तो उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि वो आरपी गोयनका ग्रुप के साथ मिलकर भारत में कोला नया लॉन्च कर दे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया और वो नहीं चाहते थे कि दूसरे ब्रांड पेप्सी और कोको कोला जैसे भारत में फिर से लौट के आए। अब दोस्तों यहाँ पे पार्ले पूरी तरह से अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था इंडिया मार्केट का, और थम्स अप के पास करीब इंडिया का 70% मार्केट शेयर था। और दोस्तों अब तक साल आ चुका था 1987 का, और ये साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला था इंडिया के कोला इंडस्ट्री के लिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने अलाउ कर दिया था पेप्सी को इंडिया के मार्केट में एंटर होने के लिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों फिर से अलाउ किया गया। तो इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो 1984 में जब यहाँ पे इनकी सरकार बनी थी राजीव गांधी जी की, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जॉबलेस बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जॉब्स की बड़ी कमी है। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और इसी को देखते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर पेप्सी को अलाउ कर दिया पंजाब में मार्केट में आने के लिए। और यहाँ पे इनसे एक नियम भी पास कराया गया कि करीब $14 मिलियन की पेप्सी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, वो जॉब्स प्रोवाइड करेगी और उसका करीब 39% स्टेक होगा इस कंपनी के अंदर। और इस तरह से पेप्सी इंडिया के मार्केट में एंटर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस फिर से शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने पेप्सी को चेतावनी दी कि जिस तरह से हमने कोको कोला को भारत से बाहर किया था, अगर तुम भारत में वापस आते हो तो हमारी सरकार फिर आने वाली है और हम फिर से तुम्हें भारत से निकाल फेंकेंगे। पेप्सी को यहाँ पे लेकिन बड़ा मार्केट दिख रहा था, क्योंकि इंडिया में उस समय करीब 3 बिलियन सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग खरीद रहे थे पूरे साल में। तो इतना बड़ा मार्केट कोई कंपनी नहीं छोड़ सकती है। तो इस डर के आगे भी इस कंपनी ने भारत में ऑपरेशन अपना चालू ही रखा। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स भारत में फिर चेंज होती है और फिर सरकार बदल जाती है। यहाँ पे भारत में फिर से इलेक्शन होता है, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है और वीपी सिंह माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं भारत में। अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस को कौन सा यहाँ पे मंत्रालय मिलने वाला है, क्योंकि इसी से यहाँ पे पेप्सी का भारत में भविष्य डिसाइड होना था। पेप्सी अभी तक अपने बॉटल्स बना चुकी थी और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, लेकिन पेप्सी को यही डर था कि हमें फिर से भारत से न निकाल फेंक दिया जाए। दोस्तों ये सिनेरियो अब तक भारत का चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे भारत कैश क्रंच की तरफ वापस जा रहा था। भारत में इकोनॉमिकली भारत काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, और यहाँ पे अमेरिका ने भी भारत के लिए एक कमेटी बना दी थी कि भारत का ट्रेड बिहेवियर कैसा है, इस पर काफ़ी एनालिसिस चल रहा था और दुनिया में बातें चल रही थी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट को ये पता था कि अगर हमने यहाँ पे पेप्सी को बाहर किया तो भारत के रिलेशन यूएस से और दुनिया में ट्रेड रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। तो वीपी सिंह ने यहाँ पे पेप्सी को अलाउ किया कि आप मार्केट में बने रहिए और इंडियन मार्केट में आप ऑपरेट करिए। पेप्सी को भारत में हरी झंडी मिलने के बाद कोको कोला ने दोबारा भारत में आने के लिए अप्लाई किया, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया और दूसरी एक अमेरिकन कंपनी डबल कोला को भारत में आने के लिए अलाउ किया गया और उनसे कहा गया कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो अपना प्रॉफिट भारत से नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद पेप्सी भारत में ऑपरेट करना शुरू कर देती है और साथ में डबल कोला यहाँ पे काम कर रहा होता है। पेप्सी इंडिया के स्नैक्स मार्केट में भी एंटर करती है। पेप्सी अपना मिरिंडा लॉन्च करने जाती है, पेप्सी अपना 7 अप लॉन्च करने जाती है। ये साल था 1990। पेप्सी ने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम रखा था पेप्सी एरा, जो कि भारत में काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि विदेशी नाम भारत में नहीं रखा जाना था। अब इसके बाद काफ़ी सारी बॉटल्स बन चुकी थी पेप्सी को $1 मिलियन लगे पूरा क्रैश करने में, जितना कुछ उन्होंने बॉटल्स बनाए थे और नई बॉटल्स बनाने में। और इस बार पेप्सी की रीब्रांडिंग करी गई पेप्सी लहर। वहीं विदेशी प्लेयर्स को भारत में आते देख पार्ले भी यहाँ चुपचाप नहीं बैठने वाला था, क्योंकि उन्हें भी अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी थी। तो पार्ले ने यहाँ पे अपनी जो ड्रिंक्स थी लिम्का, उसको रीब्रांडिंग करना चालू कर दिया इंडियन मार्केट्स में, और उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाना चालू कर दिया। मतलब वो कुछ ऐसा था कि भारत के जो भी प्लेयर्स कुछ बड़ा रिकॉर्ड बनाते हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन करना, जो कि आज के डेट में आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जानते थे। लेकिन दोस्तों समय कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था और 1990s के एंड तक भारत की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत खराब होती जा रही थी और इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस में आता जा रहा था। समय ये आ गया कि भारत को लोन लेना पड़ा अपने 100 टन सोने देकर। तो कुछ ऐसा चल रहा था और उसी बीच में सरकार एक बार फिर बदलती है 1991 के मिड में, और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने गवर्नर रखा यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नरसिम्हा राव जी जानते थे कि मुझे भारत में ऐसा गवर्नर इस समय चाहिए जो पूरा भारत का सिनेरियो चेंज करने का दम रखता हो, और वो दम उस समय भारत में मनमोहन सिंह जी में ही था। उनको यहाँ पे गवर्नर बनाने के बाद अगला जो स्पीच होता है उनका पार्लियामेंट के अंदर, उसमें मनमोहन सिंह जी पहली लाइन बोलते हैं कि
उसको कोई कभी नहीं रोक सकता जिसका समय आ चुका हो। और यहाँ पे वो कहना चाहते थे कि भारत का समय आ चुका है। That the social and economic transformation of India had to take place in the framework of an open society. और भारत ने लिबरलाइजेशन का यहाँ पे शुरुआत करना चालू किया। इसका मतलब था कि किसी भी विदेशी कंपनी को पहले 40% तक भारत में स्टेक रखना अलाउ था, जो कि बढ़ा के 51% तक कर दिया गया। अब इससे बाहरी प्लेयर्स को भारत में आने का रास्ता बहुत साफ हो चुका था और कोको कोला को यहाँ समझ में आ गया था कि उनका दिन वापस आ चुका है अब भारत में। इधर भारत में पार्ले और पेप्सी के बीच में एक बड़ा कंपटीशन चल रहा था। पेप्सी यहाँ पे थम्स अप को बोल रही थी कि तुम्हारा जो टेस्ट है वो एकदम मेडिसिन जैसा है, और इधर थम्स अप पेप्सी को बोल रहा था तुम्हारा जो टेस्ट है वो तो बच्चों के लिए है। तो इस तरह से आपस में कंपटीशन काफी ज्यादा चलता जा रहा था, लेकिन बड़ा प्लेयर अपनी तैयारी कर रहा था भारत में फिर से नंबर 1 बनने के लिए। कोको कोला भारत में एंट्री कर रहा था और उसने लिखा यहाँ पे कि हैप्पी टू बी हेयर। 16 साल बाद कोको कोला भारत में वापस आ चुका था। कोको कोला जब भारत में आया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग करनी चालू की और कुछ शॉप्स पे और अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना कलर पुतवाना चालू कर दिया, रेड कलर का, जहां पे कोको कोला लिखा रहता था, ताकि इंडियंस को ये पता चल सके कि कोको कोला इंडिया में वापस आ गया है। काफी कोशिश कर रही थी कोको कोला, लेकिन वो पार्ले को कहीं भी बीट नहीं कर पा रही थी। वो कोई भी एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर पार्ले का खोजने की कोशिश कर रहे थे और अंत में उन्हें वो सॉफ्ट कॉर्नर मिल भी गया, क्योंकि इंडिया में 62 प्लांट्स थे पार्ले के, जहां पे पार्ले की यहाँ पे थम्स अप बना करती थी, जिसमें कि सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि पार्ले उसमें से सिर्फ 4 ओन करती थी। बाकी जो 58 थे वो फ्रेंचाइजी थे, मतलब किसी दूसरे के थे, वो पार्ले के लिए काम करते थे। कोको कोला को यहाँ पे दिख गया मौका और उन्होंने उन फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट किया और कुछ ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट देने की बात करी और सारे फ्रेंचाइजी चले गए कोको कोला के साथ और रातों रात यहाँ पे थम्स अप मार्केट से गिरना चालू हो गई, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी और डिमांड सप्लाई पूरी हो ही नहीं पा रही थी। पार्ले की हालत भारत में कुछ ऐसी होती गई कि मार्केट में काफी बड़ा डिमांड है और पार्ले कहीं से सप्लाई ही नहीं कर पा रही थी। समय कुछ ऐसा आ गया कि पार्ले के पास पैसे ही नहीं बचे और एट लास्ट उन्हें कोको कोला को पूरा जो थम्स अप और पार्ले का ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट था वो $60 मिलियन में सेल करना पड़ा और रातों रात कोको कोला भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस तरह से बड़ी ब्रांड्स अपने मार्केट चेंज कर दिया करते हैं जिस भी कंट्री में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लेसन अभी कोको कोला के लिए बचा था। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो यहाँ पे कोको कोला को कुछ और प्रॉब्लम फेस करना बाकी था। अभी तो मार्केट यहाँ पे थम्स अप के साथ भी एक लड़ाई बड़ी होनी थी। कोको कोला यहाँ पे पूरी तरह से पार्ले को ब्रांड को खत्म करके अपने ब्रांड को ऊपर लाना चाहती थी। तो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड स्पॉट को बदल के फैंटा कर दिया और यहाँ पे उन्होंने लिम्का को मार्केट से वापस लिया और स्प्राइट लॉन्च कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि वो थम्स अप को मार्केट में बंद करें और कोको कोला को और ज्यादा आगे करें। यही करना इन्होंने चालू किया और मार्केट में काफी कमी होने लगी थम्स अप की। इधर अगर दूसरी साइड देखें तो पेप्सी अपना मार्केट भारत में बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा था और यहाँ पे कोक अपना रीब्रांडिंग करने के ही चक्कर में लगा हुआ था। दोनों कंपनीज के बीच में फाइट चल रही थी और उसी समय 1996 का वर्ल्ड कप आ रहा था। तो अब यहाँ पे पेप्सी और कोक के बीच में बड़ी फाइट चलने लगी, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बनता है। कोक के पास काफी पैसे थे तो कोको कोला यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर बन जाती है और यहाँ पे पेप्सी को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ऑफिशियल स्पॉन्सर हमेशा आगे निकल जाया करता है। लेकिन पेप्सी तो हार मानने वाले में से नहीं थी, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक नया एड कैंपेन लॉन्च किया, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, और ये एड कैंपेन इंडिया में बड़ा पॉपुलर हो गया। ऑफिशियल स्पॉन्सर कोक था, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्शन किसको मिला, लोग देखना किसे चालू कर दिए, यहाँ पे पेप्सी को। इधर पेप्सी अपना भारत में काफी बड़ा मार्केट तैयार करता जा रहा था और उन्होंने अपने आप को थम्स अप का सब्स्टिट्यूट दिखाना मार्केट में चालू कर दिया था। तो वो भारतीय जो थम्स अप काफी पसंद किया करते थे वो पेप्सी की तरफ मूव करने लगे। कोको कोला को यहाँ पे ये बात समझ में आई कि थम्स अप को मार्केट से वापस लेना इनकी सबसे बड़ी गलती हो रही है, तो उन्होंने थम्स अप को फिर से भारत के मार्केट में लाया और उन्होंने पेप्सी के कंपटीटर के तरह यहाँ पे थम्स अप को दोबारा प्रोजेक्ट करना चालू किया। और वहीं उन्होंने अपनी दूसरी गलती भी सुधारी। 2000 के साल में उन्होंने लिम्का को भी वापस ले आया मार्केट में और सालों तक थम्स अप भारतीय मार्केट में सबसे बड़ी प्लेयर बनी रही, जो कि पार्ले ने कभी शुरू किया था और बाद में यहाँ पे कोक ने उसे एक्वायर कर लिया था। 2013 के साल में स्प्राइट ने यहाँ पे थम्स अप को बीट किया, जो कि कोको कोला का ही एक ब्रांड था, और उसके बाद यहाँ पे स्प्राइट नंबर 1 ब्रांड बनने लगा। आज की डेट में कोक का इंडिया में 50% मार्केट से ज़्यादा है इंडिया के बेवरेज इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों वो ब्रांड सबसे ज़्यादा इंडिया में चला जो कि इंडियन इंग्रेडिएंट्स से बना था, थम्स अप। आज की डेट में काफ़ी लोकल प्लेयर्स इंडिया में कोशिश कर रहे हैं कि वो बेवरेज इंडस्ट्री में आने की कोशिश करें, और लोकली आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड हैं और इस मार्केट में एक बड़ा स्पेस आज भी खाली है, क्योंकि कुछ ही ब्रांड्स के हाथ में यहाँ पे बड़ी कमान है। आज की डेट में हज़ारों रीजनल प्लेयर्स हैं इंडिया में जो कि अपना मार्केट छोटा छोटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है आज से 10 साल बाद कोक टॉप पे रहेगा या पेप्सी टॉप पे रहेगी या कोई नया ब्रांड आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में, क्योंकि बेवरेज इंडस्ट्री अभी काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी है और लोग नए नए ड्रिंक्स काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, जिसमें काफ़ी सारा पॉलिटिक्स था, काफ़ी सारी ईगो थी और एक बड़ा कंपटीशन था और कुछ बड़ी बिजनेस लर्निंग्स थी? तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।